हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 11 के लिए एक नई वीडियो के साथ आज हमारा नया चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 है पुष्पी पौधों की आकार की, यानी कि पुष्पी पौधों का रूपांतरण। तो जो पुष्पी पौधे होते हैं उनमें क्या क्या उनके कैसे उनके आकार होते हैं, जड़ें किस प्रकार की होती हैं, तने किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या उनके कार्य हैं। जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ उनकी किस प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी पत्ती उनके अंदर पाई जाती है, समांतर है या कौन सी है। तो इस प्रकार जो ये चैप्टर है हमारा, इसमें हम इनके पौधे की जो जड़ें हैं, पौधे के जो तने हैं और पौधे की जो पत्तियां हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इसकी जड़ से। जड़ यानी कि मूल, रूट। तो जो चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं, देखिए जड़ क्या होती है, मूल क्या होता है। देखिए पौधे का वह भाग जिसकी जो उत्पत्ति जो है जड़ की, जो पौधे का वह भाग जिसकी उत्पत्ति भ्रूण के मूलांकुर से, यानी कि बीज होता है, बीज के अंदर भ्रूण होता है और ये बीज है हमारा, ये बाहर का जो इसका कवर है ये क्या है, इसे बोलते हैं सीड कोट, यानी कि बीज चोल। जो बीज का जो आवरण होता है बाहर का, यानी कि बीज का जो छिलक होता है, जो आवरण होता है उसे बोलते हैं सीड कोट। ये क्या है, इसका सीड कोट है, बीज चोल है। और ये इसका प्रांकुर है, प्रांकुर से क्या बनता है, प्रांकुर से तना बनता है। और ये इसका मूलांकुर है, रेडिकल, इससे क्या बनती है, जो मूलांकुर है इसी से क्या होता है, जड़ का यानी कि मूल का निर्माण होता है। यानी जो हम ये कह सकते हैं कि जो बीज है, बीज का जो मूलांकुर होता है, मूलांकुर से जड़ बनती है और जो प्रांकुर है, प्रांकुर से तना बनता है। तो ये इस प्रकार की डेफिनेशन है, इस प्रकार दे सकते हैं कि पौधे का वह भाग जो भ्रूण के मूलांकुर से उत्पन्न होता है, यानी कि जो बीज का भ्रूण होता है भ्रूण के मूलांकुर से उत्पन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। जो इसे हम स्टार्टिंग में से हम प्राथमिक जड़ बोलेंगे, और प्राथमिक जड़, प्राथमिक मूल कह लो या प्राथमिक जड़ बोल कह लो। तो उसके साथ साथ जो प्राथमिक मूल होती है उससे कुछ शाखाएं भी निकलती हैं। जो प्राथमिक मूल होती है उस प्राथमिक मूल से कुछ शाखाएं भी निकलती हैं। इन्हें हम सामूहिक रूप से, इन्हें हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, जड़ तंत्र बोलते हैं, यानी कि रूट सिस्टम बोलते हैं। तो जड़ है, जड़ों का मुख्य कार्य क्या है, जड़ का मुख्य कार्य है सबसे पहले पौधों को स्थिर, जमीन के अंदर स्थिर बनाए रखना, यानी कि इनको दृढ़ता प्रदान करना, उन्हें मजबूती प्रदान करना। और दूसरा, जो भूमि के अंदर जो खनिज लवण है, जल है, उनका अवशोषण करना, वो भी किसका कार्य है, पौधे का ही। पौधे की जो जड़ें हैं उन्हीं का कार्य है। तो इस प्रकार बात करते हैं किसके, अब जड़ों के जो विशिष्ट लक्षण है कौन कौन से होते हैं। देखिए जड़ के विशिष्ट लक्षण क्या, सबसे पहले जो विशिष्ट लक्षण वो है कि जड़ बीज में स्थित भ्रूण के मूलांकुर से उत्पन्न होती है। यानी कि जो बीज होता है, बीज के अंदर क्या होता है, भ्रूण होता है, उस भ्रूण से उत्पन्न होती है, यानी कि भ्रूण का जो मूलांकुर होता है, ये बीज है, बीज का भ्रूण से जो मूलांकुर उत्पन्न हो रहा है, इस मूलांकुर से क्या होता है, बीज की उत्पत्ति होती है। दूसरा, जो जड़ें होती हैं, जो मूल होती हैं, इनके अंदर पर्णहरिम नहीं पाया जाता, इसलिए जो जड़ें होती हैं उनका रंग कैसा होता है, भूरा होता है, यानी कि हरा नहीं होता। उसके साथ साथ जो जड़ें होती हैं, जड़ों पर ना तो पर्व पाए जाते हैं ना पर्व संधियां होती हैं। पर्व क्या होते हैं, इस प्रकार आपने गन्ना देखा, ये आपने जैसे ये मान लो गन्ने, ये हमारा गन्ना है, आपने गन्ना देखा तो ये गन्ने के जो पोरियां होती हैं इन्हें बोलते हैं पर्व। और जो जहाँ ये गन्ने की एक पोरी खत्म होती है दूसरी पोरी स्टार्ट होती है, इसे बोलते हैं पर्व संधि। इसे क्या बोलते हैं, पर्व संधि। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जड़ें होती हैं उन पर ना तो पर्व पाए जाते हैं और ना ही पर्व संधियां होती हैं। उसके साथ साथ जड़ों के ऊपर ना तो पत्तियां पाई जाती हैं, ना इनके ऊपर पुष्प होते हैं, ना कलिकाएं होती हैं, वो भी जड़ों के ऊपर नहीं पाई जाती है। इन सब चीज़ों का भी इनके अंदर क्या होता है, अभाव होता है। जड़ों पर एक कोश के मूल रोम पाए जाते हैं। आपने देखा होगा, मान लो हमारा कोई पौधा है जिस पर हमने एक संरचना बना रखी है जड़ की है, ये क्या है, इसमें जो आपने जो मुख्य जड़ देखी होगी, ये तो है मुख्य जड़ हमारी, ये सब क्या है, मुख्य जड़ है। और इस मुख्य जड़ पर क्या होते हैं, ये छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं लगी रहती है, छोटी छोटी जड़ें और निकली रहती हैं। तो ये जो छोटी छोटी जड़ें निकली रहती हैं इन्हें बोलते हैं मूल रोम। तो जो मूल जड़ें होती हैं, जड़ों के ऊपर एक कोश के मूल रोम होते हैं, यानी कि एक कोशिकाओं से बने मूल रोम होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, रूट हेयर। तो जो मूल रोम होते हैं, जो रूट हेयर होते हैं, क्या करते हैं, पृथ्वी से यानी कि भूमि से जल और खनिज लवणों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। उसके साथ साथ जो जड़ होती है, उस जड़ के यानी कि मूल कह लो, जड़ कह लो, रूट कह लो, एक ही बात है। तो जो मूल होती है, जड़ होती है, उस जड़ के सबसे आगे की ओर, जड़ का सबसे आगे का हिस्सा क्या है, जो पृथ्वी की ओर नीचे जा रहा है। तो जो इसका सबसे आगे का हिस्सा, जो सबसे इसे हम शीर्षस्थ भाग बोल सकते हैं, इनके सबसे आगे का जो सिरा है उस पर एक पतली छोटी टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। उस टोपी नुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं, मूल गोप यानी कि रूट कैप बोलते हैं। और इसका काम क्या है, रूट कैप का जो जड़ है वो जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र की ओर गति करेगी तो इसमें जो इसकी जो कोमल कोशिकाएं होती हैं, उन कोमल कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाना इसका प्रमुख कार्य है। यानी जो रूट कैप है
ये रूट कैप क्या करती है, जो रूट के जो कोमल कोशिकाएं होती है, रूट के ऊपर जो कोमल कोशिकाएं होती हैं, उन कोमल कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाना इसका प्रमुख कार्य है। उसके साथ साथ इस जो जड़ें होती, अब बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं जड़ों के प्रकार के बारे में। देखिए जड़ें होती हैं 3 प्रकार की। नंबर 1 होती है कौन सी, मूसला जड़, नंबर 2 होती है अपस्थानिक जड़ और नंबर 3 होती है झकड़ा जड़। देखिए जो मूसला जड़ यानी कि टैप रूट है, जब जड़ जो है वो मूलांकुर से प्राथमिक मूल के रूप में विकसित होती है, यानी कि जब जड़ जो है वो, हम ये कह सकते हैं कि जब जड़ जो है वो भ्रूण के मूलांकुर से उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मूसला जड़ बोलते हैं। जैसे गाजर में है, सलजम में है, और जो हमारे द्विबीजपत्री पौधे हैं इनमें क्या पाई जाती है, जो जड़ है वो पाई जाती है। तो इस प्रकार जो इनकी जो प्राथमिक जड़ है, यानी कि हमने कहा कि जो भ्रूण के इनकी उत्पत्ति है भ्रूण के मूलांकुर से होती है और वो प्राथमिक मूल के रूप में होती है, यानी कि प्राइमरी रूट के रूप में होती है। प्राथमिक मूल कह लो, प्राथमिक जड़ कह लो, तो प्राथमिक मूल के रूप में इनकी उत्पत्ति होती है। किसकी, मूसला जड़ों की जो टैप रूट है हमारी। तो जो प्राथमिक मूल है इनसे और क्या निकलती है, द्वितीयक और तृतीयक। हमने यहाँ दिखाया इस डायग्राम में, ये हमारे प्राथमिक मूल है यानी कि प्राइमरी रूट है, ये हमारी द्वितीयक रूट है यानी कि कौन सी, सेकेंडरी रूट है, और ये हमारी तृतीयक मूल है यानी कि टर्सरी रूट है। यानी कि जो हमारी इस प्रकार में से ये कैसे कह सकते हैं कि जो मूसला जड़ है, मूसला जड़ की जो उत्पत्ति होती है वो मूलांकुर से होती है और वो किसके रूप में होती है, प्राथमिक मूल के रूप में होती है। और इस प्राथमिक मूल के साथ ही द्वितीयक और तृतीयक मूल भी लगे रहते हैं, यानी कि द्वितीयक और तृतीयक जड़ें भी निकलती हैं। तो जो और इस प्रकार की जड़ी, इन्हें सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं, जब ये इसमें प्राथमिक मूल भी होगी, द्वितीयक मूल भी होगी और तृतीयक मूल भी होगी, यानी कि प्राथमिक जड़ भी होगी, द्वितीयक जड़ भी होगी और तृतीयक जड़ भी होगी, तब इसे क्या बोलते हैं, तब इसे बोलते हैं हम मूसला जड़ तंत्र। तो जो मूसला जड़ तंत्र है ये द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं, जैसे हमारा गाजर है, सलजम है, इनमें पाई जाती है। अब बात करते हैं किसके बारे में, नंबर 2 है हमारे अपस्थानिक जड़ यानी कि एडवेंटिशियस रूट। देखिए अपस्थानिक जड़ क्या होती है, जो देखिए इसका तो हमने क्या बताया कि जो भ्रूण का जो मूलांकुर है उससे इसकी उत्पत्ति हो रही किसकी, जो मूसला जड़ है। लेकिन जो अपस्थानिक जड़ है वो इस मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के जो अन्य भाग है, चाहे वो तना भी हो सकता है, जो पौधे के जो मूलांकुर के अतिरिक्त जो अन्य भाग है उनसे इसकी उत्पत्ति होती है। जैसे तने के जो निचले पर्व है, तने के जो निचले पर्व है, नीचे सबसे नीचे को जो पर्व पाए जाते हैं तने के ऊपर, उनसे इसकी उत्पत्ति होती है। और ये इस प्रकार की जो जड़ें हैं वो मोनोकोट प्लांट यानी कि जो हमारे एक बीजपत्री पौधे हैं उनके अंदर और बरगद में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वे जड़ें या वे मूल जिनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो मूलांकुर से ना होकर पौधे के अन्य भाग से होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। अब नंबर 3 है हमारी झकड़ा जड़ या तंतुमय जड़। देखिए जो इस प्रकार की जड़, जो प्राथमिक जड़ होती हैं, ये जो प्राथमिक मूल है इनमें क्या होता है, झगड़ा जड़ों में क्या होती है, इस प्रकार के जो हमारे पौधे हैं उनमें जो प्राथमिक मूल है बहुत ही थोड़े समय तक जीवित रहती है। क्या रहती है, बहुत ही थोड़े समय तक जीवित रहती है। इसलिए इन पौधों में तने के आधार से क्या निकलती है, तने के आधार से जड़ें निकलती हैं। देखिए मान लो हमने ये रफली डायग्राम बनाई है, हमें प्याज का डायग्राम बनाया है। देखिए इसमें इस प्रकार कहते हैं कि जो इस प्रकार के हमारे पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है, जो प्राथमिक जड़ है, जो प्राथमिक मूल है, ये थोड़े समय तक जीवित रहती है। तो इन पौधों में क्या होता है, इन पौधों के जो तने के आधार है, तने का आधार क्या है, ये तने का आधार है, जो पौधे के तने के आधार है उनसे एक विशेष प्रकार की जड़ें निकलती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, झकड़ा जड़ या तंतुमय जड़ बोलते हैं, यानी कि फाइब्रस रूट बोलते हैं उसे। जैसे प्याज में, लहसुन में इस प्रकार आपने देखा होगा, जो प्याज है, लहसुन, उनमें जो जड़ें पाई जाती हैं उन जड़ों को हम बोलते हैं झकड़ा जड़ या तंतुमय जड़ यानी कि फाइब्रस रूट। अब बात करते हैं जड़ के भाग कौन कौन से हैं। देखिए जड़ के 4 मुख्य भाग हैं। कौन कौन से भाग है मुख्य, सबसे पहला है हमारा वो है नंबर 1 मूल गोप यानी कि रूट कैप। देखिए रूट कैप ये है, यहाँ मैंने बनाया था डायग्राम में। देखिए जो पौधे का जो जड़ का जो सबसे ऊपर का भाग होता है, ऊपर का भाग कौन सा होगा, ऊपर का भाग वो होगा जो पृथ्वी के नीचे की ओर गति करेगा, यानी प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करता है, वो कहलाता है उसका शीर्ष भाग। तो जड़ होती है, वो जड़ जो है वो क्या करती है, वो प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करती है, यानी कि प्रकाश तो ऊपर है लेकिन जड़ जो है कहाँ गति करती है, पृथ्वी के नीचे, यानी कि प्रकाश के विपरीत दिशा में। तो जो रूट कैप है, ये जो रूट कैप है सबसे पहला भाग है इसका, सबसे नीचे का भाग जो रूट कैप है, ये क्या होता है, एक पतली, एक छोटी
क्या होता है, एक संरचना के रूप में पाया जाता है, यानी पतली, छोटी और कोमल संरचना के रूप में पाया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, रूट कैप या मूल गोप कहते हैं। टोपी के आकार की एक संरचना होती है और इसका काम क्या है, जो जड़ है, जड़ के ऊपर जो कोमल कोशिकाएं हैं, जो कोमल कोशिकाएं हैं, उन कोमल कोशिकाओं की रक्षा करना इसका काम है। किसका, मूल गोप का, यानी कि रूट कैप का। अब नंबर 2 बात करते हैं कोशिका निर्माण प्रदेश। तो जो कोशिका निर्माण प्रदेश है क्या है, जो रूट कैप के ठीक पीछे, यानी कि जो रूट कैप है इसके ठीक पीछे, यानी कि ऊपर की साइड में क्या होता है, विभज्योतकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, विभज्योतकीय क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है, इसमें लगातार कोशिका विभाजन होता रहता है और लगातार कोशिका विभाजन होने से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कोशिका निर्माण प्रदेश। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें कोशिका विभाजन होने से, यानी कि सेल डिवीजन होने से नई कोशिकाओं का, नई सेल्स का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, इसमें कोशिका विभाजन होने से नई सेल्स का, यानी कि नई, जब कोशिका विभाजन होगा तो कोशिका विभाजन होने से नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये कब होता है, ये इसकी जो स्थिति ये होती कहाँ है, रूट कैप से ठीक पीछे की ओर, यानी कि जो रूट कैप है, जो मूल गोप है, उससे ठीक पीछे क्या होता है, कोशिका निर्माण प्रदेश होता है। अब नंबर 3 बात करते हैं किसकी, कोशिका विवर्धन प्रदेश। यानी जो कोशिका विवर्धन प्रदेश है, ये कोशिका निर्माण प्रदेश के ठीक पीछे, यानी कि ये हमारा यहाँ पर ये क्या है, हमारा ये कोशिका निर्माण प्रदेश है। इस कोशिका निर्माण प्रदेश के ठीक पीछे क्या होता है, कोशिका विभाजन क्षेत्र कह लो या कोशिका विवर्धन प्रदेश कह लो। तो जो कोशिका विवर्धन प्रदेश है वो किसके, जो विभाजन प्रदेश है उसके ठीक पीछे स्थित होता है और उसके ठीक पीछे स्थित होने से क्या होता है, इस भाग में क्या होता है, जो जड़ का जो 3 से 4 मिलीमीटर, यानी कि जो जड़ का 3 से 4 मिलीमीटर भाग है, उस मिलीमीटर भाग में क्या पाया जाता है, उस मिली भाग में जो नई कोशिकाएं होती हैं, जो यहाँ जो नई कोशिकाएं बनी थी, जो नई सेल्स बनी थी, वो नई कोशिकाएं करती हैं, लंबाई में वृद्धि करती हैं, लंबाई में वृद्धि करते हैं। इस भाग की जो कोशिकाएं हैं वो लंबाई में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं कि जो कोशिका विवर्धन प्रदेश है वो कोशिका निर्माण प्रदेश के ठीक पीछे, यानी कि कोशिका निर्माण प्रदेश ये है, सबसे पहले रूट कैप है, फिर कोशिका निर्माण प्रदेश है, उसके बाद फिर क्या है, कोशिका विवर्धन प्रदेश। तो जो कोशिका जो निर्माण प्रदेश है उसके ठीक पीछे क्या होता है, कोशिका विवर्धन प्रदेश होता है। और इसमें जड़ के 3 से 4 मिलीमीटर भाग में, यानी कि जो जड़ का जो 3 से 4 मिलीमीटर, जो यहाँ जड़ का जो 3 से 4 मिलीमीटर भाग है, तो उसमें क्या होता है, जो नई कोशिकाएं होती हैं वो नई कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि करती हैं। और नंबर 4 है इसका कोशिका विभेदन एवं परिपक्वन प्रदेश। देखिए जो कोशिका विभेदन या परिपक्वन प्रदेश सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, ये परिपक्व लिखा है, परिपक्व कोशिका क्षेत्र, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोशिका विभेदन एवं परिपक्वन प्रदेश। जो कोशिका विवर्धन प्रदेश के ठीक पीछे क्या होता है, जो कोशिका विवर्धन प्रदेश है इसके ठीक पीछे क्या होता है, कोशिका विभेदन या परिपक्वन प्रदेश होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोशिकाएं जो है क्या करती हैं, अपने अपने कार्य के अनुसार रूपांतरित होकर अपनी निश्चित आकृति ग्रहण कर लेती हैं। इस प्रदेश में क्या करती हैं, निश्चित आकृति, कार्यों के अनुसार रूपांतरित हो जाती हैं, कार्यों के अनुसार रूपांतरित होकर अपनी निश्चित आकृति ग्रहण कर लेती हैं। अंतिम और निश्चित आकृति, अंतिम निश्चित आकृति ग्रहण कर लेती है, तो इसे कहते हैं क्या, कोशिका विवर्धन प्रदेश। यानी कि जो कोशिका विवर्धन प्रदेश है उस कोशिका विवर्धन प्रदेश के ठीक पीछे क्या होता है, कोशिका विभेदन प्रदेश होता है या परिपक्वन प्रदेश होता है। इसमें क्या करती है, जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं अपने कार्य के अनुसार, अपने अपने कार्य के अनुसार रूपांतरित हो जाती हैं और रूपांतरित होकर अपनी निश्चित अंतिम आकृति ग्रहण कर लेती हैं। अब बात किसके बारे में करते हैं, मूल के रूपांतरण, यानी कि जड़ है, इसके रूपांतरण क्या क्या है। देखिए जो कुछ पौधों की जो मूल, कुछ पौधों की जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, जल में घुले जो खनिज लवण है उनका अवशोषण क्या करती है, अवशोषण करती है और संवहन के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी करती है। यानी कि 3 तो काम इसके मुख्य हैं, कौन कौन सा, सबसे पहले जल का अवशोषण, दूसरा है खनिज लवणों का अवशोषण और उसके अतिरिक्त है संवहन का कार्य। यानी कि जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना क्या कहलाता है, वो कहलाता है संवहन। जो खाद्य पदार्थ है उनका संवहन। तो इसमें जो जड़ है, जो मूल है, वो जल के अलावा, जल, खनिज लवण और संवहन के अलावा अन्य भी कार्य के लिए क्या होते हैं, रूपांतरित हो जाती है। और रूपांतरित होने का मतलब यह है कि इनकी जो आकार है, इनकी जो संरचना है उसमें रूपांतरण आ जाता है। किसमें, इनके आकार में और इनकी संरचना में क्या आ जाता है, रूपांतरण आ जाता है। रूपांतरण आने से क्या होगा, ये जो कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं,
भोजन संचय करने के लिए, श्वसन क्रिया करने के लिए और सहारा देने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। यानी कि हम इस प्रकार समझ सकते हैं इसे कि जो मूल के रूपांतरण में क्या है कि जो जड़ की जो कोशिकाएं होती हैं वो जड़ की कोशिकाएं कौन सी होंगी, ये जो रूट हेयर है इन्हें बोलते हैं रूट हेयर, यानी कि मूल रोम, जो रूट हेयर है। जड़ की जो कोशिकाएं हैं क्या करते हैं, जल, खनिज लवण और सम्मान के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी क्या करती हैं, अपने आकार में और अपनी संरचना में रूपांतरण कर लेती हैं। और इनका काम क्या है, मुख्य रूप से इनका जो किस किस के रूप में रूपांतरण करती हैं, तो पौधे को सहारा देने के लिए, दूसरा श्वसन क्रिया के लिए, और तीसरा करती हैं किसके लिए, भोजन संचय के लिए क्या करती है, अपने आप को रूपांतरण कर लेती हैं। तो अब मूल के उपांत, इसके बाद अब बात करते हैं, जैसे मैं एक चीज और बता दूं इसमें आपको रूपांतरण का, जैसे क्या करते हैं, गाजर है, सलजम है, इसकी जो मूसला जड़ है और जो शकरकंद है उसकी जो अपस्थानिक जड़ है वो क्या करते हैं, भोजन संचय कारण फूल जाती है। आपने देखा होगा जो गाजर है, जो सलजम है और जो हमारी शकरकंद है वो क्या करते हैं, फूल जाती है। तो उसमें जो गाजर है और जो सलजम है इसकी तो मूसला जड़ है, और जो हमारी क्या है, शकरकंद है, शकरकंद की क्या है, अपस्थानिक जड़ है। यानी कि गाजर सलजम की मूसला जड़ है और जो शकरकंद है उसके अपस्थानिक जड़ें क्या करते हैं, वो भोजन का संचय करने के कारण क्या होती हैं, वो फूल जाती हैं। तो इस प्रकार अब बात करेंगे इसके बारे में, हम तने के बारे में। अभी हमने बात की थी जड़ के बारे में, अब बात करेंगे किसके बारे में, तने के बारे में। देखिए तना क्या होता है, तना क्या होता है, पौधे का वह वायव्य भाग या वायव्य कह लो, आप इसे वायव्य भाग बोल सकते हैं। वायव्य भाग क्यों कहते हैं, ये वायु में रहता है, बाहर जमीन के बाहर का जो भाग होता है वो क्या होता है, तना होता है। मान लो कोई भी पौधा है, ये हमारा मान लो कोई प्लांट है, ये इस पर शाखाएं लगी हुई हैं, तो ये जो इसका भाग है, ये जमीन के नीचे का भाग है, ये वाला, ये क्या कहलाता है, ये तो कहलाता है हमारा जड़, ये वाला भाग। और ये जो भाग होता है ये हमारा कहलाता है तना, जो जमीन के ऊपर का भाग है। इसे हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जो पौधा होता है, पौधे का वह वायव्य भाग जिसकी जो उत्पत्ति होती है वो प्रांकुर से होती है। किससे होती है, प्रांकुर से। मैंने ये आपको एक डायग्राम बताया था, मैंने भी एक आपको समझा था इसके माध्यम से। मैंने बताया था ये क्या है, प्रांकुर है, ये क्या है, ये मूलांकुर है, और ये क्या है, ये है बीज, ये बीज चोल है, यानी कि सीड कोट। तो मैंने आपको क्या चीज बताई थी, मैंने बताया था कि जब तना पौधे का वह बाह्य भाग है, तना पौधे का वह बाह्य भाग है जो इसका निर्माण किससे होता है, प्रांकुर से होता है। किससे होता है, प्रांकुर से होता है। और इस पर क्या लगते हैं, इस पर फल लगते हैं, इस पर शाखाएं लगती हैं, इस पर पत्तियां लगती हैं, इस पर फूल लगते हैं। तो पौधे का वह बाह्य भाग जिस पर फूल, फल, पत्तियां, शाखाएं आदि लगते हैं और जिसका निर्माण जो है किससे होता है, प्रांकुर से होता है। भ्रूण के प्रांकुर से इसका निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तना बोलते हैं। तने पर गांठें पाई जाती हैं और पोरियां पाई जाती हैं। जब तना होता है, तने के ऊपर गांठें होती हैं और पोरियां होती हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि तने का वह भाग जिस पर क्या पाई जाती है, गांठें, यानी जहाँ से पत्तियां निकलती हैं, तने का वह भाग जहाँ से पत्तियां निकलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, गांठ बोलते हैं। यानी कि तने का वह क्षेत्र या तने का वह भाग जहाँ से क्या निकलती है, पत्तियां निकलती हैं, उसे हम गांठें बोलते हैं। जो तना है, तने का मुख्य कार्य क्या है, तने का मुख्य कार्य है पौधे की जो शाखा है उन शाखाओं को फैलाना, उन्हें पत्तियां हैं, जो फूल है और जो फल है उन फल पत्तियों को, शाखाओं को संभाले रखना, और उसके साथ साथ जो जल है, जो खनिज लवण है, उनका क्या करना, स्थानांतरण करना। यानी कि पौधे के जो अन्य भाग हैं उन अन्य भागों को क्या पहुंचाना, जो जल है, खनिज लवण है उन्हें, और पौधे को सहारा प्रदान करना। ये सब क्या है, पौधे के कार्य हैं। तो बात करते हैं जो तने होते हैं, तने के जो मुख्य कार्य है उनको, तने कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य कार्य मैंने आपको बता दिया। तने का मुख्य कार्य क्या है, वो है जो पौधे के अंदर जो जड़ जो क्या करती है, जल या खनिज लवणों का अवशोषण करती है, उस जल और खनिज लवण को क्या करती है, उसे पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का जो काम है वो तने के द्वारा ही होता है। अब बात करते हैं इसके बारे में, तने के प्रकार। तने कितने प्रकार के होते हैं, तने होते हैं अनेक प्रकार के। यहाँ कुछ जो हमने दिखाए हैं आपको, केवल 8 प्रकार के दिखाए हैं तने। सबसे पहला कौन सा होता है, सबसे पहला होता है ऊर्ध्वव्यास दृढ़ तना। नंबर 1 होता है कौन सा, ऊर्ध्वव्यास दृढ़ तना। जब तना सीधा हो और भूमि के ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता हो, यानी कि जब तना कैसा हो, जब तना केवल सीधा हो और पृथ्वी के यानी कि भूमि के ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता हो, तो ऐसे तने को बोलते हैं क्या, दृढ़ तना या ऊर्ध्व तना। नंबर 2 होता है हमारा काष्ठीय तना।
इस प्रकार के जो तने होते हैं बहुवर्षीय पौधों में पाए जाते हैं। बहुवर्षीय मतलब जो अनेकों वर्षों तक जीवित रहते हैं, अनेकों साल तक खड़े रहते हैं। बरगद है, पीपल है, तो इस प्रकार के जो हमारे पेड़ हैं उनमें इस प्रकार के तने पाए जाते हैं। इनमें जो तना होता है वो काष्ठीय होता है और दृढ़ होता है और अनेक वर्षों तक जीवित रहता है। काष्ठीय मतलब मजबूत लकड़ी, जिसकी लकड़ी काम आ सकती है फर्नीचर के, किसी भी चीज़ के। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, इस प्रकार के जो तने होते हैं वो कौन से होते हैं? ये बहुवर्षीय पौधों में पाए जाते हैं और अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। ये जो तने होते हैं काष्ठीय होते हैं और दृढ़ यानी कि मजबूत होते हैं, जैसे पीपल में, बरगद में इस प्रकार के तने पाए जाते हैं। उसके बाद नंबर 3 है हमारा कौन है? शाकीय तना। इस पर वह तना जब तना दुर्बल और क्या हो? कोमल हो। जब तना दुर्बल हो और कोमल हो और सामान्य रूप से हरा दिखाई दे, तो इस प्रकार के तने को बोलते हैं शाकीय तना। क्या बोलते हैं? शाकीय, कोमल, यानी कि जब तना दुर्बल हो, कोमल हो और क्या करे? सामान्य रूप से हरा दिखाई दे, तो इस प्रकार के तने को बोलते हैं शाकीय तना। उसके बाद नंबर 4 है हमारा कौन सा? स्तंभक तना। स्तंभक तना कौन सा है? जब काष्ठीय तना अशाखित हो और ऊंचा हो। जब जो काष्ठीय तना, काष्ठीय मजबूत, जिसका तना मजबूत हो, जब काष्ठीय तना कैसा हो? अशाखित हो और कैसा हो? ऊंचा हो, यानी कि उसमें क्या हो? शाखाएं ना हो और कैसा हो? ऊंचाई में हो, तो इस प्रकार के तने को बोलते हैं स्तंभक तना। जैसे खजूर है, नारियल है, खजूर या नारियल पर आपने शाखाएं देखी हैं, केवल ऊपर पत्ते दिखाई देती हैं आपको, तो इसलिए से अशाखित बोल देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो नारियल है, खजूर है, उसके ऊपर क्या होता है? शाखाएं नहीं पाई जाती है, केवल ऊपर पत्ते दिखाई देती हैं, बाकी पूरा का पूरा पौधा एक ही जैसा होता है। तो जब तना कैसा हो? जब काष्ठीय तना कैसा हो? अशाखित हो और ऊंचा हो, तो इस प्रकार के तने को हम बोलते हैं स्तंभक तना, जैसे नारियल में और खजूर का तना। तो अब बात करते हैं नंबर जो हमारा 5 है अस्तंभित तना। अस्तंभित तना क्या होता है? जब तना केवल संघनित हो और भूमि से केवल पत्ती ही निकलती दिखाई देती हो। जब तना कैसा हो? संघनित हो, बिल्कुल पास पास घना हो। जब तना संघनित हो और उससे भूमि से केवल पत्ती ही निकलती हुई दिखाई देती हो और जो पुष्पीय शाखा की तरह लंबा तना बने, और जो पुष्पीय शाखा, इस पर पुष्प लगते हैं, उस पुष्पीय शाखा की तरफ क्या करे? वो लंबा तना बने, तो ऐसे तने को हम बोलते हैं कौन सा तना? अस्तंभित तना। जैसे कौन सा? जैसे प्याज में क्या होता है? अस्तंभित तना पाया जाता है। इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब तना केवल संघनित हो और भूमि से केवल पत्ती ही निकलती दिखाई देती हो। जब तना संघनित हो और भूमि से केवल पत्ती ही निकलती दिखाई देती हो और पुष्पीय शाखा की तरह लंबा तना बने, जिस प्रकार पुष्पीय शाखा होती है उसके जैसा लंबा तना बने, तो इस प्रकार के तने को बोलते हैं अस्तंभित तना, जैसे प्याज के अंदर पाया जाता है। नंबर 6 बात करते हैं दृश्य स्तंभित तना। यह सामान्य प्रकार का तना होता है, इस पर फल, फूल, शाखाएं, पत्ती आदि सब कुछ विकसित होते हैं, जैसे जामुन में इस प्रकार का तना होता है। यानी कि जो दृश्य स्तंभित तना है, दृश्य स्तंभित दिखाई देने वाला, यह सामान्य प्रकार का तना होता है और इस पर फल, फूल, शाखाएं, पत्ती आदि पाई जाती हैं, जैसे जामुन में। नंबर 7 बात करते हैं किसके बारे में? संधि स्तंभ तना। यानी कि इस प्रकार के तने में क्या होता है? जो इस प्रकार के तने में जो पर्व होते हैं वो खोखले होते हैं और जो पर्व संधि होती है वो ठोस होती है, जिस प्रकार से जिस प्रकार से ये मैंने रफली डायग्राम बनाया है, इसे देख लेना एक बार आप। ये मैंने किसका डायग्राम बनाया? मैंने गेहूं का डायग्राम बनाया, गेहूं के पौधे का। देखिए क्या इसमें क्या होता है? इसमें ये तो है क्या? इसके पर्व, ये क्या है? इसके पर्व, ये सब क्या है? पर्व है। और ये क्या है? इसकी पर्व संधि, ये है पर्व संधि। यानी कि जब तना कैसा हो? जब तने के जो पर्व हैं वे तो हो खोखले, पर्व कैसे हो? खोखले, और जो पर्व संधि है वो हो ठोस। तो इस प्रकार के तने को बोलते हैं कौन सा? संधि स्तंभ तना। क्या बोलते हैं? संधि स्तंभ तना। यानी कि जब पर्व खोखले हो, यानी कि जब गेहूं का आपने पौधे देखा हो, गेहूं के पौधे को भी उखाड़ के देखना, उसके अंदर ये क्या पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पर्व। पर्व तो उसके होंगे खोखले, और जहाँ जो दो पर्व आपस में जुड़े हुए होंगे इन्हें बोलते हैं क्या? पर्व संधि। जब तने के पर्व तो हो खोखले और पर्व संधि हो ठोस, तो ऐसे तने को हम बोलते हैं क्या? इस प्रकार के तने को बोलते हैं संधि स्तंभ तना। गेहूं में, बांस में इस प्रकार के तने पाए जाते हैं।
और नंबर 8 है हमारा दुर्बल तना। जब तना इतना कमजोर और कोमल हो जाए कि वो भूमि पर खड़ा न रह सके, जब तना इतना कमजोर और कोमल हो जाए कि वो भूमि पर सीधा खड़ा ही न रह सके, तो इस प्रकार के तने को बोलते हैं दुर्बल तना। तो जब मैंने बात की इससे पहले मैंने आपको बताया, इससे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, तना। देखिए तना क्या होता है, तना पौधे का वह वायव्य भाग होता है जिस पर शाखाएं, फूल, फल और पत्तियां पाई जाती हैं, और इसका जो निर्माण होता है वो भ्रूण के प्रांकुर से होता है। किससे होता है? प्रांकुर से इसका निर्माण होता है। तो जो पौधा होता है, जो तना होता है, इस तने पर गांठें पाई जाती हैं और पोरियां पाई जाती हैं। तो ये जो तना होता है, तने का वह क्षेत्र जहाँ से पत्तियां निकलती हैं उसे हम बोलते हैं गांठ। जहाँ से क्या निकलती है? पत्तियां निकलती है, उसे हम गांठ बोलते हैं। और जो तना होता है, इसका मुख्य कार्य क्या है? जल है, जो खनिज लवण है और जो खाद्य पदार्थ है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषित पदार्थ हैं, उनका संवहन करना इसका प्रमुख कार्य है। उसके साथ साथ कुछ तने क्या करते हैं, वो भोजन का संग्रह करते हैं, भोजन को इकट्ठा भी करते हैं, वो पौधे को सुरक्षा देने का भी काम करते हैं, और क्या करते हैं साथ साथ वो करते हैं क्या? सहारा देने का काम। कुछ तने पौधे को सहारा देने का काम, भोजन संग्रह करने का काम और सुरक्षा देने का काम भी करते हैं। तो जो तना होता है उसके प्रकार मैंने आपको बताया। ऊर्ध्वाधर तना नंबर 1 बताया मैंने, जब तना सीधा हो और भूमि के ऊर्ध्वाधर वृद्धि करे, तो इस प्रकार के तने को बोलते हैं क्या? ऊर्ध्वाधर तना। नंबर 2 होता है काष्ठीय। इस प्रकार के जो तने होते हैं बहुवर्षीय पौधों में पाए जाते हैं और अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। ये जो तने होते हैं काष्ठीय दृढ़ होते हैं, जैसे पीपल में, बरगद में, तो इसलिए इन्हें काष्ठीय तना बोलते हैं। नंबर 3 है शाकीय तना। जब तना दुर्बल हो और कोमल हो और क्या हो? हरे रंग का दिखाई दे। जब तना कैसा हो? दुर्बल हो और कोमल हो और हरे रंग का दिखाई दे, तो इस प्रकार के तने को शाकीय तना बोलते हैं। नंबर 4 स्तंभक तना। जब काष्ठीय तना अशाखित हो और ऊंचा हो, कैसा हो? उस पर शाखाएं ना हो और वो ऊंचा हो, तो इस प्रकार के तने को बोलते हैं स्तंभक तना। जैसे नारियल का पेड़ देखा होगा आपने, खजूर का पेड़ देखा होगा, उनमें जो तना पाया जाता है वो स्तंभक तना होता है। नंबर 5 बताया मैंने अस्तंभित तना। जब तना केवल संघनित हो और भूमि के, जब तना कैसा हो? संघनित हो और भूमि से केवल पत्ती ही निकलती हुई दिखाई देती हो। क्या दिखाई देती? भूमि से केवल पत्तियां ही निकलती दिखाई देती हो, और पुष्पीय शाखा की तरह लंबा तना बन जाए, और पुष्पीय शाखा की तरह, यानी कि जो पुष्प जिस शाखा पर पुष्प लगते हैं पुष्पीय शाखा बोलते हैं, तो पुष्पीय शाखा की तरह लंबा तना बन जाए, तो इस प्रकार के तने को बोलते हैं अस्तंभित तना, जैसे प्याज में। नंबर 6 बताया दृश्य स्तंभित तना। यह सामान्य प्रकार का तना होता है, इस पर फूल, फल, शाखाएं, पत्तियां सब कुछ पाई जाती हैं, जैसे जामुन में। नंबर 7 बताया मैंने संधि स्तंभ तना। जब तने में पर्व तो हो खोखले और जो पर्वसंधि हो वो हो ठोस। ये मैंने गेहूं का डायग्राम बनाया, गेहूं के पेड़ का, गेहूं का जो पौधा होता है, तो जब जो पर्व है इनके, वो पर्व कैसे हो? खोखले हों, और जो पर्वसंधि है जहाँ ज्वाइंट है इनका बीच में, उस पर्वसंधि यानी उसे बोलते हैं पर्वसंधि। जब पर्व तो हो खोखले और पर्वसंधि हो ठोस, तो इस प्रकार के तने को बोलते हैं संधि स्तंभ तना। गेहूं में, बांस में इस प्रकार के तने पाए जाते हैं। और लास्ट मैंने बताया आपको दुर्बल तना। जब दुर्बल तना जो है इतना कमजोर हो और कोमल हो कि वो भूमि पर सीधा खड़ा न रह पाए, जब तना इतना कमजोर और कोमल हो कि वो भूमि पर सीधा खड़ा न रह पाए, तो इस प्रकार के तने को बोलते हैं क्या? दुर्बल तना। तो बच्चों आज हमने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने जड़ बताया, जड़ क्या होती है, कहाँ से इसका निर्माण होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। मैंने बताया जो जड़ होती है वो क्या होती है? वो भ्रूण के मूलांकुर से उत्पन्न होती है। किससे? भ्रूण के मूलांकुर से उत्पन्न होती है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? जड़ या मूल कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने जड़ के प्रकार बताया, मैंने 3 प्रकार बताया आपको। सबसे पहले बताया मूसला जड़, दूसरी बताई अपस्थानी जड़, तीसरी बताई झगड़ा जड़। तो मूसला जड़ में मैंने आपको क्या बताया? मूसला जड़ में मैंने आपको बताया कि भ्रूण के मूलांकुर से इसकी उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो पाई जाती हैं किसी में, शलजम में, गाजर में, इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। और प्राथमिक जड़ जो भ्रूण के मूलांकुर से जड़ उत्पन्न होती है उसे प्राथमिक जड़ बोलते हैं। उसके साथ साथ जो प्राथमिक जड़ के अलावा द्वितीय और तृतीय जड़ें भी निकलती है, तो इन्हें सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? मूसला जड़ तंत्र बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या? अपस्थानी जड़। इस प्रकार की जड़ें होती हैं वो कहाँ पाई जाती है? एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है, जैसे शकरकंद आदि में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। तो इनका जो निर्माण होता है वो मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी अन्य भाग से इनका निर्माण होता है। और जो जैसे तने की जो तना होता है, तने के जो नीचे के पर होते हैं उनसे इनका निर्माण होता है, उनसे शाखाएं भी निकलती हैं। उसके बाद तीसरी बताया मैंने आपको झगड़ा जड़। झगड़ा जड़ के बारे में मैंने आपको बताया कि जो झगड़ा जड़ होती है इसमें जो प्राथमिक जड़ होती है वो प्राथमिक जड़ थोड़े ही समय तक जीवित रहती है, और जो तने का जो आधार्य भाग है उस आधार्य भाग से इसकी उत्पत्ति होती है, तो इसलिए इन्हें झगड़ा जड़ या तंतुमय जड़ बोलते हैं। जैसे प्याज में, लहसुन में जो जड़ें पाई जाती हैं उन्हें झगड़ा जड़ या तंतुमय जड़ बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या? उसके बाद मैंने बताया इसके जो जड़ होती है उसके जड़ के भाग। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसमें रूट कैप, यानी कि जो मूल को सबसे जो जड़ का जो सबसे नीचे का भाग है उसे मूल को बोलते हैं। इसका काम क्या है? पौधे के जो कोमल कोशिकाएं उनकी रक्षा करना है। दूसरा मैंने आपको बताया कोश का निर्माण प्रदेश।
जो मूलगोप होता है उस मूलगोप के ठीक पीछे कोशिका निर्माण प्रदेश होता है। इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन के समय नई नई कोशिकाएं बनती है। उसके बाद मैंने तीसरा बताया आपको कोशिका विवर्धन प्रदेश। जो विभाजन प्रदेश है उस विभाजन प्रदेश से ठीक पीछे क्या होता है, कोशिका विवर्धन प्रदेश होता है। और इसमें क्या होता है, जड़ के जो 3 से 4 मिलीमीटर भाग है उसमें क्या होता है, जो नई कोशिकाएं होती है उस 3 से 4 मिलीमीटर भाग में जो कोशिकाएं होती है क्या कहते हैं, लंबाई में वृद्धि करते हैं। और चौथा मैंने आपको बताया कोशिका विभेदन एवं परिपक्वन प्रदेश। इसके बारे में बताया जो कोशिका विवर्धन प्रदेश है उसके ठीक पीछे क्या होता है, कोशिका विभेदन एवं परिपक्वन प्रदेश होता है। इसका जो मुख्य कार्य है, इस प्रदेश में जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, अपने अपने कार्यों के अनुसार अपनी निश्चित आकृति ग्रहण कर लेती हैं, यानी कि अपने निश्चित आकार में रूपांतरित हो जाती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया जो मूल के जो रूपांतरण हैं वो क्या है, कुछ पौधों में जो क्या होता है, कुछ पौधों में जड़ें जो होती हैं वो जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं और साथ में क्या करती हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं उन खाद्य पदार्थ का भी अवशोषण, यानी घुलित अवस्था में उनका खाद्य पदार्थों का अवशोषण करती है। और साथ साथ जो संवहन के रूप में भी रूपांतरित हो जाती है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम भी जड़ करती है। उसके अलावा क्या करती है, तो उसके साथ साथ भोजन को संग्रह करना, भोजन को इकट्ठा करना, उसके साथ साथ जो श्वसन के लिए भी और सहारा देने के लिए भी क्या करती हैं, ये अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। जैसे मैंने बताया था आपकी जो शलजम है और जो हमारी गाजर है उसमें जो मूसला जड़ें पाई जाती हैं और जो शकरकंद है उसमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, वो सब क्या करते हैं, भोजन इकट्ठा करके भोजन को इकट्ठा कर लेती हैं, भोजन का संग्रह करके फूल जाती हैं। तो इस प्रकार आज हमने आपको जड़ों के बारे में बताया, जड़ें कितने प्रकार की होती है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति उसके बारे में बताया। उसके बाद तना बताया, तने कितने प्रकार होते हैं वो बताया। तो कल हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो करेंगे तने के जो रूपांतरण है वो क्या होते हैं, तने के कार्य क्या होते हैं, तने के रूपांतरण क्या होते हैं, और उसके बाद पत्ती क्या होती है, पत्ती कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, शेष मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।